विचारधारा का वास्तविक आधार। श्रम विभाजन। शहर और देहात। एक, पहले से श्रम के अत्यधिक विकसित विभाजन और व्यापक वाणिज्य की धारणा निकलती है। दूसरे से स्थानीयता। पहले मामले में व्यक्तियों को एक साथ लाया जाना चाहिए, दूसरे में वे खुद को उत्पादन के दिए गए साधन के साथ खुद को उत्पादन के साधन के रूप में पाते हैं। इसलिए यहाँ उत्पादन के प्राकृतिक साधनों और सभ्यता द्वारा बनाए गए साधनों के बीच अंतर पैदा होता है। खेत, पानी आदि को उत्पादन का एक प्राकृतिक साधन माना जा सकता है। पहले मामले में उत्पादन के प्राकृतिक साधन के रूप में व्यक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं, दूसरे में श्रम के उत्पाद के अधीन। इसलिए पहले मामले में संपत्ति भूमिगत संपत्ति प्रत्यक्ष प्राकृतिक प्रभुत्व के रूप में प्रकट होती है, दूसरे में श्रम के प्रभुत्व के रूप में, विशेष रूप से संचित श्रम पूंजी के रूप में। पहला मामला यह मानता है कि व्यक्ति किसी बंधन से जुड़े हुए हैं, परिवार, जनजाति, भूमि, स्वयं आदि। दूसरा कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और केवल विनिमय द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। पहले मामले में मुख्य रूप से मनुष्य और प्रकृति के बीच आदान प्रदान होता है, जिसमें प्रकृति के श्रम का आदान प्रदान प्रकृति के उत्पादों के लिए किया जाता है। दूसरे में यह मुख्य रूप से मनुष्यों के बीच आदान प्रदान होता है। पहले मामले में औसत मानवीय सामान्य ज्ञान पर्याप्त है, शारीरिक गतिविधि अभी भी मानसिक गतिविधि से अलग नहीं हुई है। दूसरे में शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच विभाजन पहले से ही व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका होगा। पहले मामले में संपत्तिहीनों पर मालिक का प्रभुत्व एक व्यक्तिगत संबंध, एक तरह के समुदाय पर आधारित हो सकता है। दूसरे में इसने तीसरे पक्ष धन में एक भौतिक रूप ले लिया होगा। पहले मामले में छोटा उद्योग मौजूद है, लेकिन उत्पादन के प्राकृतिक साधन के उपयोग से निर्धारित होता है और इसलिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच श्रम का वितरण नहीं होता है। दूसरे में उद्योग केवल श्रम के विभाजन में और उसके माध्यम से मौजूद है। दो, भौतिक और मानसिक श्रम का विभाजन। शहर और गांव का पृथक्करण। गिल्ड प्रणाली। भौतिक और मानसिक श्रम का सबसे बड़ा विभाजन शहर और देहात का विभाजन है। शहर और देहात के बीच विरोध बर्बरता से सभ्यता, जनजाति से राज्य, इलाके से राष्ट्र में संक्रमण के साथ शुरू होता है और सभ्यता के पूरे इतिहास में आज तक चलता है। एंटी-कॉर्न लॉ लीग। शहर का अस्तित्व साथ ही प्रशासन, पुलिस, करों आदि की आवश्यकता को भी दर्शाता है। संक्षेप में नगरपालिका की और इस प्रकार सामान्य रूप से राजनीति की। यहाँ पहली बार जनसंख्या का दो बड़े वर्गों में विभाजन स्पष्ट हुआ, जो सीधे श्रम के विभाजन और उत्पादन के साधनों पर आधारित है। शहर वास्तव में पहले से ही जनसंख्या, उत्पादन के साधनों, पूंजी, सुखों, आवश्यकताओं का संकेंद्रण है, जबकि देश इसके ठीक विपरीत तथ्य, अलगाव और पृथक्करण को प्रदर्शित करता है। शहर और देश के बीच विरोध केवल निजी संपत्ति के ढांचे के भीतर ही मौजूद हो सकता है। ये श्रम के विभाजन के तहत व्यक्ति की अधीनता की सबसे क्रूर अभिव्यक्ति है, उस पर जबरन थोपी गई एक निश्चित गतिविधि के तहत। एक ऐसी अधीनता जो एक व्यक्ति को प्रतिबंधित शहरी पशु बना देती है, दूसरे को प्रतिबंधित देहाती पशु, और प्रतिदिन उनके हितों के बीच संघर्ष को नए सिरे से पैदा करती है। श्रम यहाँ फिर से मुख्य चीज है, व्यक्तियों पर शक्ति, और जब तक उत्तरार्ध मौजूद है, निजी संपत्ति मौजूद रहेगी। शहर और देहात के बीच विरोध का खात्मा सामुदायिक जीवन की पहली शर्तों में से एक है, एक शर्त जो फिर से भौतिक आधारों के समूह पर निर्भर करती है और जिसे केवल इच्छाशक्ति से पूरा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कोई भी पहली नज़र में देख सकता है। इन शर्तों को अभी गिना जाना बाकी है। शहर और देहात के अलगाव को पूंजी और भू संपत्ति के अलगाव के रूप में भी समझा जा सकता है। भू संपत्ति से स्वतंत्र पूंजी के अस्तित्व और विकास की शुरुआत के रूप में संपत्ति की शुरुआत, जिसका आधार केवल श्रम और विनिमय है। मध्य युग में जो शहर पहले से बने बनाए नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र हो चुके दासों द्वारा नए सिरे से बनाए गए थे, उनमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशेष श्रम ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी, सिवाय उस छोटी पूंजी के जो वह अपने साथ लाया था, जिसमें उसके शिल्प के लगभग सबसे आवश्यक उपकरण शामिल थे। दासों की लगातार शहर में भाग जाने की होड़, देश का शहरों के विरुद्ध निरंतर युद्ध और इस प्रकार एक संगठित नगरपालिका सैन्य बल की आवश्यकता, एक विशेष प्रकार के श्रम में साझा स्वामित्व का बंधन, उस समय जब शिल्पकार व्यापारी भी थे, अपने माल की बिक्री के लिए साझा भवनों की आवश्यकता और परिणामस्वरूप इन भवनों से अनधिकृत लोगों का बहिष्कार, विभिन्न शिल्पों के हितों के बीच संघर्ष, अपने परिश्रम से अर्जित कौशल की रक्षा की आवश्यकता और पूरे देश का सामंती संगठन, ये प्रत्येक शिल्प के श्रमिकों के संघों में संगठित होने के कारण थे। हमें इस बिंदु पर संघ प्रणाली के विविध परिवर्तनों में आगे नहीं जाना है, जो बाद के ऐतिहासिक विकासों के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। मध्य युग में दासों का शहरों की ओर पलायन बिना किसी रुकावट के चलता रहा।
देश में अपने स्वामियों द्वारा सताए जाने के कारण ये दास अलग अलग शहरों में आए, जहां उन्हें एक संगठित समुदाय मिला जिसके खिलाफ वे शक्तिहीन थे और जिसमें उन्हें अपने श्रम की मांग और अपने संगठित शहरी प्रतिस्पर्धियों के हितों के अनुसार खुद को सौंपे गए पद के अधीन होना पड़ा। अलग अलग प्रवेश करने वाले ये श्रमिक कभी भी किसी भी शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि यदि उनका श्रम उस गिल्ड प्रकार का था जिसे सीखना पड़ता था, तो गिल्ड मालिक उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार झुकाते थे और उन्हें अपने हित के अनुसार संगठित करते थे, या यदि उनका श्रम ऐसा नहीं था जिसे सीखना पड़ता था और इसलिए गिल्ड प्रकार का नहीं था, तो वे दिहाड़ी मजदूर बन गए और कभी संगठित नहीं हो पाए, एक असंगठित भीड़ बने रहे। शहरों में दिहाड़ी मजदूरों की आवश्यकता ने भीड़ को जन्म दिया। ये शहर सच्चे संघ थे जिन्हें प्रत्यक्ष आवश्यकता, संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रबंध करने तथा अलग अलग सदस्यों के उत्पादन और रक्षा के साधनों को बढ़ाने की चिंता से बुलाया गया था। इन शहरों की भीड़ किसी भी शक्ति से रहित थी, क्योंकि यह एक दूसरे से अपरिचित व्यक्तियों से बनी थी, जो अलग अलग आए थे तथा जो एक संगठित शक्ति के विरुद्ध असंगठित खड़े थे, युद्ध के लिए सशस्त्र थे तथा ईर्ष्या से उन पर नजर रख रहे थे। प्रत्येक शिल्प में जर्नीमैन और प्रशिक्षुओं को इस प्रकार संगठित किया गया था कि वह स्वामियों के हित के लिए सबसे उपयुक्त हो। उनके और उनके स्वामियों के बीच विद्यमान पितृसत्तात्मक संबंध ने उत्तरार्ध को दोहरी शक्ति प्रदान की, एक ओर इसलिए कि उनका जर्नीमैन के पूरे जीवन पर प्रभाव था, तथा दूसरी ओर इसलिए कि एक ही स्वामी के साथ काम करने वाले जर्नीमैन के लिए यह एक वास्तविक बंधन था जो उन्हें अन्य स्वामियों के जर्नीमैन के विरुद्ध एकजुट रखता था तथा उन्हें इनसे अलग करता था। तथा अंत में जर्नीमैन स्वयं स्वामी बनने के अपने साधारण हित के कारण विद्यमान व्यवस्था से बंधे हुए थे। इसलिए जबकि भीड़ ने कम से कम पूरे नगरपालिका व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, विद्रोह जो उनकी शक्तिहीनता के कारण पूरी तरह से अप्रभावी रहे, जर्नीमैन कभी भी अलग अलग गिल्डों के भीतर अवज्ञा के छोटे मोटे कामों से आगे नहीं बढ़ पाए, जो गिल्ड सिस्टम की प्रकृति के ही हैं। मध्य युग के सभी महान विद्रोह देश से निकले, लेकिन किसानों के अलगाव और परिणामस्वरूप असभ्यता के कारण पूरी तरह से अप्रभावी रहे। शहरों में अलग अलग शिल्पकारों के बीच श्रम का विभाजन अभी भी काफी स्वाभाविक रूप से व्युत्पन्न था और शिल्पकारों के बीच खुद शिल्पकारों के बीच बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ था। हर कारीगर को काम के पूरे चक्र में पारंगत होना पड़ता था, उसे अपने औजारों से वह सब कुछ बनाने में सक्षम होना पड़ता था जो बनाया जाना था। सीमित वाणिज्य और अलग अलग शहरों के बीच कम संचार, आबादी की कमी और संकीर्ण जरूरतों ने श्रम के उच्च विभाजन की अनुमति नहीं दी, और इसलिए हर आदमी जो मालिक बनना चाहता था उसे अपने पूरे शिल्प में निपुण होना पड़ता था। इस प्रकार मध्ययुगीन कारीगरों में अपने विशेष काम और उसमें निपुणता के प्रति रुचि पाई जाती है, जो एक संकीर्ण कलात्मक भावना तक बढ़ने में सक्षम थी। हालांकि इसी कारण से हर मध्ययुगीन कारीगर अपने काम में पूरी तरह से लीन था, जिसके साथ उसका एक संतुष्ट गुलाम जैसा रिश्ता था और जिसके लिए वह आधुनिक कारीगर की तुलना में कहीं अधिक हद तक अधीन था, जिसका काम उसके लिए उदासीनता का विषय है। इन शहरों में पूंजी स्वाभाविक रूप से प्राप्त पूंजी थी, जिसमें घर, शिल्प के उपकरण और प्राकृतिक वंशानुगत ग्राहक शामिल थे, और वाणिज्य के पिछड़ेपन और प्रचलन की कमी के कारण वसूली योग्य नहीं होने के कारण ये पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती थी। आधुनिक पूंजी के विपरीत, जिसे पैसे में आंका जा सकता है और जिसे इस या उस चीज में उदासीन रूप से निवेश किया जा सकता है, ये पूंजी सीधे मालिक के विशेष कार्य से जुड़ी हुई थी, जो उससे और इस हद तक संपत्ति पूंजी से अविभाज्य थी। श्रम का आगे विभाजन। श्रम विभाजन का अगला विस्तार उत्पादन और वाणिज्य का पृथक्करण था। व्यापारियों के एक विशेष वर्ग का गठन, एक ऐसा पृथक्करण जो एक पूर्व काल में विरासत में मिले शहरों में अन्य बातों के साथ साथ यहूदियों के साथ विरासत में मिला था और जो बहुत जल्द ही नए बने शहरों में दिखाई दिया। इसके साथ ही आसपास के इलाकों से परे वाणिज्यिक संचार की संभावना दी गई, एक ऐसी संभावना जिसका एहसास मौजूदा संचार साधनों, ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति पर निर्भर करता था, जो राजनीतिक परिस्थितियों, जैसा कि सर्वविदित है, पूरे मध्य युग के दौरान व्यापारी सशस्त्र कारवां में यात्रा करते थे और संपर्क के लिए सुलभ क्षेत्र की कच्ची या अधिक उन्नत आवश्यकताओं, संस्कृति के स्तर से निर्धारित पर निर्भर करता था। वाणिज्य एक विशेष वर्ग का विशेषाधिकार होने के कारण व्यापारियों के माध्यम से व्यापार का विस्तार शहर के आसपास के क्षेत्रों से परे होने के कारण उत्पादन और वाणिज्य के बीच तुरंत पारस्परिक क्रिया होने लगती है। शहर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में नए उपकरण लाए जाते हैं, और उत्पादन और वाणिज्य के बीच अलगाव जल्द ही अलग अलग शहरों के बीच उत्पादन के एक नए विभाजन को जन्म देता है, जिनमें से प्रत्येक जल्द ही उद्योग की एक प्रमुख शाखा का शोषण करता है।
पहले के समय के स्थानीय प्रतिबंध धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ये पूरी तरह से वाणिज्य के विस्तार पर निर्भर करता है कि किसी इलाके में प्राप्त उत्पादक शक्तियां, खासतौर पर आविष्कार, बाद के विकास के लिए खो जाएं या नहीं। जब तक कोई ऐसा वाणिज्य नहीं है जो आसपास के इलाके से आगे निकल जाए, तब तक हर आविष्कार को हर इलाके में अलग अलग बनाया जाना चाहिए, और बर्बर लोगों के आक्रमण, यहाँ तक कि साधारण युद्ध जैसे संयोग ही किसी उन्नत उत्पादक शक्ति वाले देश को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं। आदिम इतिहास में हर आविष्कार को हर दिन नए सिरे से और हर इलाके में स्वतंत्र रूप से बनाया जाना था। बहुत कम विकसित उत्पादक शक्तियां, यहाँ तक कि अपेक्षाकृत बहुत व्यापक वाणिज्य को देखते हुए भी, पूर्ण विनाश से सुरक्षित हैं। ये फोनीशियन लोगों द्वारा सिद्ध किया गया है, जिनके आविष्कार इस देश को वाणिज्य से बेदखल करने, सिकंदर द्वारा इसकी विजय और इसके परिणामस्वरूप इसके पतन के कारण आने वाले लंबे समय के लिए अधिकांशतः खो गए थे। इसी तरह, उदाहरण के लिए, मध्य युग में कांच की पेंटिंग केवल तभी जब वाणिज्य विश्व वाणिज्य बन गया है और इसका आधार बड़े पैमाने का उद्योग है, जब सभी राष्ट्र प्रतिस्पर्धी संघर्ष में शामिल हो गए हैं, तब अर्जित उत्पादक शक्तियों का स्थायित्व सुनिश्चित होता है। विनिर्माण का उदय। विभिन्न शहरों के बीच श्रम विभाजन का तत्काल परिणाम विनिर्माण का उदय था, उत्पादन की शाखाएं जो गिल्ड प्रणाली से आगे निकल गई थीं। विदेशी राष्ट्रों के साथ वाणिज्य के ऐतिहासिक आधार के तहत इटली और बाद में फ्लैंडर्स में विनिर्माण पहले फला फूला। अन्य देशों में, उदाहरण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस में, विनिर्माण पहले घरेलू बाजार तक ही सीमित थे। पहले से ही उल्लेखित आधारों के अलावा विनिर्माण पहले से ही आबादी के उन्नत संकेंद्रण पर निर्भर करता है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, और पूंजी जो व्यक्तियों के हाथों में जमा होने लगी, आंशिक रूप से गिल्ड के नियमों के बावजूद गिल्ड में, आंशिक रूप से व्यापारियों के बीच। वह श्रम जिसके लिए शुरू से ही मशीनों की आवश्यकता थी, चाहे वह सबसे अपरिष्कृत किस्म की ही क्यों न हो, जल्दी ही विकास के लिए सबसे अधिक सक्षम साबित हुआ। बुनाई, जो पहले देश में किसानों द्वारा अपने कपड़े खरीदने के लिए एक द्वितीयक व्यवसाय के रूप में की जाती थी, वह पहला श्रम था जिसे वाणिज्य के विस्तार के माध्यम से प्रोत्साहन और आगे विकास मिला। बुनाई पहला और प्रमुख विनिर्माण था। जनसंख्या की वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्त्र सामग्री की बढ़ती मांग, त्वरित परिसंचरण के माध्यम से प्राकृतिक पूंजी का बढ़ता संचय और जुटाव, बाद में विलासिता की वस्तुओं की मांग और वाणिज्य के क्रमिक विस्तार द्वारा आमतौर पर पसंद की जाने वाली मांग ने बुनाई को एक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रोत्साहन दिया, जिसने इसे अब तक के उत्पादन के रूप से अलग कर दिया। अपने स्वयं के उपयोग के लिए बुनाई करने वाले किसानों के साथ, जो इस तरह के काम को जारी रखते थे और अब भी जारी रखते हैं, शहरों में बुनकरों का एक नया वर्ग उभरा, जिनके कपड़े पूरे घरेलू बाजार और आमतौर पर विदेशी बाजारों के लिए नियत थे। बुनाई एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए ज्यादातर मामलों में बहुत कम कौशल की जरूरत होती है और जल्द ही यह अनगिनत शाखाओं में बन जाता है। अपनी पूरी प्रकृति से ही यह गिल्ड के बंधनों का विरोध करता है। इसलिए बुनाई का काम ज्यादातर गांवों और बाजार केंद्रों में किया जाता था, जहां गिल्ड संगठन नहीं था, जो धीरे धीरे शहर बन गए और वास्तव में हर देश में सबसे समृद्ध शहर बन गए। गिल्ड मुक्त विनिर्माण के साथ संपत्ति संबंध भी तेजी से बदल गए। स्वाभाविक रूप से प्राप्त संपदा पूंजी से परे पहली उन्नति व्यापारियों के उदय से हुई, जिनकी पूंजी शुरू से ही चल थी, आधुनिक अर्थों में पूंजी, जहां तक उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है। दूसरी उन्नति विनिर्माण के साथ हुई, जिसने फिर से प्राकृतिक पूंजी के द्रव्यमान को मोबाइल बना दिया, और कुल मिलाकर प्राकृतिक पूंजी के मुकाबले चल पूंजी के द्रव्यमान में वृद्धि हुई। इसी समय विनिर्माण उद्योग किसानों के लिए उन गिल्डों से बचने का एक आश्रय स्थल बन गया, जो उन्हें बहिष्कृत करते थे या उन्हें कम वेतन देते थे, ठीक उसी तरह जैसे पहले गिल्ड शहर किसानों के लिए दमनकारी जमींदारों से बचने का एक आश्रय स्थल हुआ करते थे। विनिर्माण की शुरुआत के साथ ही आवारागर्दी का दौर भी आया, जो अनुच्चरों के सामंती निकायों के उन्मूलन, राजाओं की सेवा करने के लिए उनके जागीरदारों के खिलाफ इकट्ठा होने वाली बड़ी सेनाओं को भंग करने, कृषि में सुधार और खेती की बड़ी पट्टियों को चरागाह भूमि में बदलने के कारण हुआ। सिर्फ इसी बात से यह स्पष्ट है कि यह आवारागर्दी सामंती व्यवस्था के विघटन से किस तरह जुड़ी हुई है। 13वीं सदी की शुरुआत में ही हमें इस तरह के अलग अलग दौर मिलते हैं, लेकिन 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी की शुरुआत में ही यह आवारागर्दी आम और स्थायी रूप से सामने आती है। ये आवारागर्दी करने वाले लोग, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि, उदाहरण के लिए, इंग्लैंड के हेनरी अष्टम ने उनमें से 72,000 को फांसी पर चढ़ा दिया था, उन्हें बहुत मुश्किल से और बहुत जरूरत पड़ने पर ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, और वह भी लंबे प्रतिरोध के बाद। विनिर्माण के तेजी से बढ़ने की वजह से, खास तौर पर इंग्लैंड में, उन्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया गया।
विनिर्माण के आगमन के साथ विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध स्थापित हुए। व्यापार के लिए संघर्ष हुआ जो युद्धों, सुरक्षात्मक कर्तव्यों और निषेधों में लड़ा गया, जबकि पहले राष्ट्र जहां तक वे जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ हानिरहित आदान प्रदान करते थे। अब से व्यापार का राजनीतिक महत्व हो गया। विनिर्माण के आगमन के साथ ही श्रमिक और मालिक के बीच का रिश्ता बदल गया। गिल्ड में कारीगर और मालिक के बीच पितृसत्तात्मक रिश्ता कायम रहा। विनिर्माण में इसकी जगह श्रमिक और पूंजीपति के बीच मौद्रिक संबंध ने ले ली, एक ऐसा रिश्ता जो देहातों और छोटे शहरों में पितृसत्तात्मक रंगत बनाए रखता था, लेकिन बड़े वास्तविक विनिर्माण शहरों में बहुत पहले ही लगभग सभी पितृसत्तात्मक रंगत खो चुका था। विनिर्माण और उत्पादन की गति को आमतौर पर वाणिज्य के विस्तार के माध्यम से बहुत बढ़ावा मिला जो अमेरिका की खोज और पूर्वी भारत के लिए समुद्री मार्ग के साथ आया था। वहां से आयातित नए उत्पाद, विशेष रूप से सोने और चांदी के ढेर जो प्रचलन में आए और वर्गों की एक दूसरे के प्रति स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। सामंती भू संपत्ति और श्रमिकों को कड़ी चोट पहुंचाई। साहसी लोगों के अभियान, उपनिवेशीकरण और सबसे बढ़कर बाजारों का विश्व बाजार में विस्तार जो अब संभव हो गया था और दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक एक तथ्य बनता जा रहा था, ने ऐतिहासिक विकास के एक नए चरण को जन्म दिया जिसके बारे में हम यहाँ सामान्य रूप से आगे नहीं जा सकते। नए खोजे गए देशों के उपनिवेशीकरण के माध्यम से राष्ट्रों के बीच एक दूसरे के बीच वाणिज्यिक संघर्ष को नया ईंधन मिला और तदनुसार अधिक विस्तार और शत्रुता हुई। व्यापार और विनिर्माण के विस्तार ने चल पूंजी के संचय को गति दी, जबकि गिल्डों में जिन्हें अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया, प्राकृतिक पूंजी स्थिर रही या यहां तक कि घट गई। व्यापार और विनिर्माण ने बड़े पूंजीपति वर्ग को जन्म दिया। गिल्डों में छोटे पूंजीपति वर्ग का संकेंद्रण हुआ जो अब पहले की तरह शहरों में प्रमुख नहीं था, बल्कि उसे बड़े व्यापारियों और निर्माताओं की ताकत के आगे झुकना पड़ा। इसलिए गिल्डों का पतन हो गया जैसे ही वे विनिर्माण के संपर्क में आए। जिस युग की हम बात कर रहे हैं उसमें राष्ट्रों के आपसी संबंधों ने दो अलग अलग रूप धारण किए। सबसे पहले प्रचलन में सोने और चांदी की कम मात्रा के कारण इन धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उद्योग, जो कि अधिकांशतः विदेशों से आयातित था और बढ़ती शहरी आबादी को रोजगार देने की आवश्यकता के कारण आवश्यक हो गया था, उन विशेषाधिकारों के बिना नहीं चल सकता था जो न केवल घरेलू प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध बल्कि मुख्य रूप से विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध दिए जा सकते थे। स्थानीय गिल्ड विशेषाधिकार इन मूल प्रतिबंधों में पूरे राष्ट्र पर लागू थे। सीमा शुल्क उन करों से उत्पन्न हुए जिन्हें सामंती प्रभु अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले व्यापारियों से लूट के विरुद्ध सुरक्षात्मक कर के रूप में वसूलते थे। बाद में शहरों द्वारा भी कर लगाए गए और जो आधुनिक राज्यों के उदय के साथ राजकोष के धन जुटाने का सबसे स्पष्ट साधन बन गए। यूरोपीय बाजारों में अमेरिकी सोने और चांदी की उपस्थिति, उद्योग का क्रमिक विकास, व्यापार का तेजी से विस्तार और इसके परिणामस्वरूप गैर गिल्ड पूंजीपति वर्ग और धन का उदय इन उपायों को एक और महत्व देता है। राज्य, जो दिन प्रतिदिन धन के बिना कम सक्षम होता जा रहा था, ने अब राजकोषीय कारणों से सोने और चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध बरकरार रखा। पूंजीपति, जिनके लिए बाजार में फेंके गए धन के ये ढेर सट्टेबाजी खरीद का मुख्य उद्देश्य बन गए, इससे पूरी तरह संतुष्ट थे। पहले स्थापित विशेषाधिकार सरकार के लिए आय का स्रोत बन गए और उन्हें पैसे के लिए बेच दिया गया। सीमा शुल्क कानून में निर्यात शुल्क दिखाई दिया, जो चूंकि यह केवल उद्योग के रास्ते में बाधा डालता था, इसलिए इसका विशुद्ध रूप से राजकोषीय उद्देश्य था। दूसरा काल 17वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत तक चला। विनिर्माण की तुलना में वाणिज्य और नौवहन का तेजी से विस्तार हुआ, जिसने गौण भूमिका निभाई। उपनिवेश काफी उपभोक्ता बन रहे थे और लंबे संघर्षों के बाद अलग अलग राष्ट्रों ने खुले विश्व बाजार को आपस में साझा किया। ये काल नौवहन कानूनों और औपनिवेशिक एकाधिकार से शुरू होता है। राष्ट्रों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा को टैरिफ, निषेध और संधियों द्वारा यथासंभव बाहर रखा गया था और अंतिम उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धी संघर्ष को युद्धों, विशेष रूप से नौसैनिक युद्धों द्वारा आगे बढ़ाया और तय किया गया। सबसे शक्तिशाली समुद्री राष्ट्र अंग्रेज ने व्यापार और विनिर्माण में प्रधानता बनाए रखी। यहाँ हम पहले से ही एक देश में एकाग्रता पाते हैं। विनिर्माण को हमेशा घरेलू बाजार में सुरक्षात्मक शुल्कों, औपनिवेशिक बाजार में एकाधिकारों और विदेशों में यथासंभव भिन्न शुल्कों द्वारा संरक्षित किया जाता था। घरेलू उत्पादित सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता था। इंग्लैंड में ऊन और लिनन, फ्रांस में रेशम, घरेलू उत्पादित कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता था। इंग्लैंड में ऊन और आयातित सामग्री के उत्पादन को उपेक्षित या दबा दिया जाता था। इंग्लैंड में कपास,
समुद्री व्यापार और औपनिवेशिक शक्ति में प्रमुख राष्ट्र ने स्वाभाविक रूप से विनिर्माण के सबसे बड़े मात्रात्मक और गुणात्मक विस्तार को भी अपने लिए सुरक्षित कर लिया। विनिर्माण को संरक्षण के बिना नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि अगर दूसरे देशों में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो यह अपना बाजार खो सकता है और बर्बाद हो सकता है। उचित रूप से अनुकूल परिस्थितियों में इसे आसानी से किसी देश में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसी कारण से इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से इसे चलाया जाता है, खास तौर पर 18वीं सदी में देहातों में, यह इस हद तक लोगों के एक बड़े समूह के महत्वपूर्ण रिश्तों से जुड़ा हुआ है कि कोई भी देश मुक्त प्रतिस्पर्धा की अनुमति देकर अपने अस्तित्व को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए जहां तक ये निर्यात करने में कामयाब होता है, ये पूरी तरह से वाणिज्य के विस्तार या प्रतिबंध पर निर्भर करता है और बाद वाले पर अपेक्षाकृत बहुत कम प्रतिक्रिया करता है। इसलिए 18वीं सदी में इसका गौण महत्व और व्यापारियों का प्रभाव था। ये व्यापारी और खास तौर पर जहाज चलाने वाले लोग थे जिन्होंने राज्य संरक्षण और एकाधिकार के लिए सबसे ज्यादा दबाव डाला। निर्माताओं ने भी सुरक्षा की मांग की और वास्तव में सुरक्षा प्राप्त की, लेकिन हर बार वे व्यापारियों की तुलना में राजनीतिक महत्व में कमतर थे। वाणिज्यिक शहर, खास तौर पर समुद्री शहर, कुछ हद तक सभ्य हो गए और बड़े पूंजीपति वर्ग का दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया, लेकिन कारखाना शहरों में एक चरम निम्न बुर्जुआ दृष्टिकोण कायम रहा। लेकिन आदि से तुलना करें, 18वीं सदी व्यापार की सदी थी। पिंटो इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं, ले कॉमर्स फेट ला मैरोटे डू सिएकल, और हमें वाणिज्य, नेविगेशन और समुद्री के बारे में और अधिक प्रश्न पूछने होंगे। वाणिज्य सदी का प्रचलन है। पिछले कुछ समय से लोग केवल वाणिज्य, नेविगेशन और नौसेना के बारे में बात कर रहे हैं। इस अवधि की विशेषता ये भी है कि सोने और चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त हो गए और मुद्रा का व्यापार शुरू हो गया। बैंकों, राष्ट्रीय ऋणों, कागजी मुद्रा द्वारा, स्टॉक और शेयरों में सट्टेबाजी और सभी वस्तुओं में स्टॉक जॉबिंग द्वारा, सामान्य रूप से वित्त के विकास द्वारा, फिर से पूंजी ने अपने प्राकृतिक चरित्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया जो अभी भी उससे जुड़ा हुआ था। 4. श्रम का सबसे व्यापक विभाजन। बड़े पैमाने का उद्योग। 17वीं शताब्दी में एक ही देश, इंग्लैंड में व्यापार और विनिर्माण का संकेंद्रण अप्रतिरोध्य रूप से विकसित हुआ, जिसने धीरे धीरे इस देश के लिए एक सापेक्ष विश्व बाजार बनाया और इस प्रकार इस देश के निर्मित उत्पादों की मांग पैदा हुई, जिसे अब तक मौजूद औद्योगिक उत्पादक शक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। उत्पादक शक्तियों से आगे बढ़ती यह मांग प्रेरक शक्ति थी, जिसने बड़े उद्योग का निर्माण करके औद्योगिक उद्देश्यों, मशीनों और सबसे जटिल श्रम विभाजन के लिए मौलिक शक्तियों का प्रयोग मध्य युग के बाद से निजी स्वामित्व की तीसरी अवधि को अस्तित्व में लाया। इंग्लैंड में पहले से ही इस नए चरण की अन्य पूर्व शर्तें मौजूद थीं। राष्ट्र के अंदर प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता, सैद्धांतिक यांत्रिकी का विकास आदि। वास्तव में न्यूटन द्वारा पूर्ण किया गया यांत्रिकी का विज्ञान 18वीं शताब्दी में फ्रांस और इंग्लैंड में कुल मिलाकर सबसे लोकप्रिय विज्ञान था। राष्ट्र के अंदर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को हर जगह क्रांति द्वारा जीतना पड़ा। इंग्लैंड में 1640 और 1688, फ्रांस में 1789 प्रतिस्पर्धा ने जल्द ही हर उस देश को मजबूर कर दिया जो अपनी ऐतिहासिक भूमिका को बनाए रखना चाहता था कि वह अपने उत्पादों को नए सीमा शुल्क नियमों, पुराने शुल्क अब बड़े उद्योग के खिलाफ कोई काम के नहीं थे, द्वारा सुरक्षित रखे और उसके तुरंत बाद बड़े उद्योग को सुरक्षात्मक शुल्कों के तहत पेश करे। बड़े उद्योग ने इन सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद प्रतिस्पर्धा को सार्वभौमिक बना दिया। ये व्यावहारिक रूप से मुक्त व्यापार है। सुरक्षात्मक शुल्क केवल एक उपशामक है, मुक्त व्यापार के भीतर रक्षा का एक उपाय है। संचार के साधन और आधुनिक विश्व बाजार की स्थापना की, व्यापार को अपने अधीन कर लिया, सभी पूंजी को औद्योगिक पूंजी में बदल दिया और इस तरह तेजी से परिसंचरण, वित्तीय प्रणाली का विकास और पूंजी का केंद्रीकरण पैदा किया। सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा द्वारा इसने सभी व्यक्तियों को अपनी ऊर्जा को अधिकतम करने के लिए मजबूर किया। इसने विचारधारा, धर्म, नैतिकता आदि को यथासंभव नष्ट कर दिया और जहां यह ऐसा नहीं कर सका, उन्हें एक स्पष्ट झूठ में बदल दिया। इसने पहली बार विश्व इतिहास का निर्माण किया, इस हद तक कि इसने सभी सभ्य राष्ट्रों और उनके प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य को अपनी जरूरतों की संतुष्टि के लिए पूरी दुनिया पर निर्भर बना दिया। इस प्रकार अलग अलग राष्ट्रों की पूर्व प्राकृतिक विशिष्टता को नष्ट कर दिया। इसने प्राकृतिक विज्ञान को पूंजी के अधीन कर दिया और श्रम विभाजन से उसके प्राकृतिक चरित्र की अंतिम झलक भी छीन ली। इसने सामान्य रूप से प्राकृतिक विकास को नष्ट कर दिया, जहां तक श्रम के अस्तित्व में रहते हुए ये संभव है, और सभी प्राकृतिक संबंधों को मुद्रा संबंधों में बदल दिया। प्राकृतिक रूप से विकसित शहरों की जगह इसने आधुनिक, बड़े औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जो रातों रात उभर आए।
जहां भी इसने प्रवेश किया, इसने शिल्प और उद्योग के सभी पहले के चरणों को नष्ट कर दिया। इसने ग्रामीण इलाकों पर वाणिज्यिक शहर की जीत को पूरा किया। इसका पहला आधार स्वचालित प्रणाली थी। इसके विकास ने उत्पादक शक्तियों का एक समूह तैयार किया, जिसके लिए निजी संपत्ति उतनी ही बाधा बन गई जितनी कि विनिर्माण के लिए गिल्ड और विकासशील शिल्प के लिए छोटी ग्रामीण कार्यशालाएं थीं। इन उत्पादक शक्तियों को निजी संपत्ति की प्रणाली के तहत केवल एक तरफा विकास प्राप्त हुआ और वे बहुसंख्यकों के लिए विनाशकारी शक्तियां बन गईं। इसके अलावा ऐसी शक्तियों की एक बड़ी भीड़ इस प्रणाली के भीतर बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकी। आमतौर पर बड़े उद्योग ने समाज के वर्गों के बीच हर जगह एक जैसे संबंध बनाए और इस तरह विभिन्न राष्ट्रीयताओं की विशिष्ट व्यक्तिगतता को नष्ट कर दिया। और अंत में, जबकि प्रत्येक राष्ट्र के पूंजीपति वर्ग ने अभी भी अलग अलग राष्ट्रीय हितों को बरकरार रखा है, बड़े उद्योग ने एक वर्ग का निर्माण किया है जिसका सभी राष्ट्रों में एक ही हित है और जिसके साथ राष्ट्रीयता पहले से ही मर चुकी है। एक ऐसा वर्ग जो वास्तव में पूरी पुरानी दुनिया से मुक्त हो चुका है और साथ ही उसके खिलाफ खड़ा है। बड़ा उद्योग मजदूर के लिए न केवल पूंजीपति के साथ संबंध बल्कि खुद श्रम को भी असहनीय बना देता है। ये स्पष्ट है कि बड़े उद्योग किसी देश के सभी जिलों में विकास के समान स्तर तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि ये सर्वहारा वर्ग के वर्ग आंदोलन को धीमा नहीं करता है, क्योंकि बड़े उद्योग द्वारा बनाए गए सर्वहारा वर्ग इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और पूरे जनसमूह को अपने साथ ले जाते हैं, और क्योंकि बड़े उद्योग से बाहर रखे गए मजदूरों को बड़े उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की तुलना में और भी बदतर स्थिति में रखा जाता है। जिन देशों में बड़े उद्योग विकसित होते हैं, वे कमोबेश गैर औद्योगिक देशों पर इसी तरह से कार्य करते हैं, जहां तक कि बाद वाले सार्वभौमिक वाणिज्य द्वारा सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धी संघर्ष में बह जाते हैं। ये विभिन्न रूप श्रम के संगठन के अनेक रूप हैं और इसलिए संपत्ति के संगठन के भी। प्रत्येक अवधि में मौजूदा उत्पादक शक्तियों का एकीकरण होता है, जहां तक कि इसे आवश्यकताओं द्वारा आवश्यक बना दिया गया है। राज्य और कानून का संपत्ति से संबंध। प्राचीन दुनिया में मध्य युग की तरह संपत्ति का पहला रूप आदिवासी संपत्ति है, जो रोमनों के साथ मुख्य रूप से युद्ध द्वारा और जर्मनों के साथ मवेशियों के पालन द्वारा निर्धारित की जाती थी। प्राचीन लोगों के मामले में चूंकि कई जनजातियां एक शहर में एक साथ रहती हैं, इसलिए आदिवासी संपत्ति राज्य की संपत्ति के रूप में दिखाई देती है और व्यक्ति का उस पर अधिकार केवल कब्जा के रूप में होता है, जो कि हालांकि आदिवासी संपत्ति की तरह केवल भू संपत्ति तक ही सीमित है। वास्तविक निजी संपत्ति प्राचीन लोगों के साथ आधुनिक राष्ट्रों की तरह चल संपत्ति के साथ शुरू हुई। दास्ता और समुदाय डोमिनियम एक्स ज्यूरक्विरिटम। मध्य युग से विकसित हुए राष्ट्रों के मामले में आदिवासी संपत्ति विभिन्न चरणों से विकसित हुई। सामंती भूमि संपत्ति, कॉर्पोरेट चल संपत्ति, विनिर्माण में निवेश की गई पूंजी, आधुनिक पूंजी तक, जो बड़े उद्योग और सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होती है, यानी शुद्ध निजी संपत्ति, जिसने एक सांप्रदायिक संस्था की सभी झलक को त्याग दिया है और संपत्ति के विकास पर किसी भी प्रभाव से राज्य को बंद कर दिया है। इस आधुनिक निजी संपत्ति के अनुरूप आधुनिक राज्य है, जिसे संपत्ति के मालिकों ने धीरे धीरे कराधान के माध्यम से खरीदा है, राष्ट्रीय ऋण के माध्यम से पूरी तरह से उनके हाथों में आ गया है, और इसका अस्तित्व पूरी तरह से वाणिज्यिक ऋण पर निर्भर हो गया है जो संपत्ति के मालिक पूंजीपति इसे देते हैं, जैसा कि शेयर बाजार में राज्य के धन के बढ़ने और गिरने से परिलक्षित होता है। केवल इस तथ्य से कि यह एक वर्ग है और अब एक संपत्ति नहीं है, पूंजीपति वर्ग को अब स्थानीय रूप से नहीं बल्कि राष्ट्रीय रूप से संगठित होने और अपने औसत हित को एक सामान्य रूप देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समुदाय से निजी संपत्ति की मुक्ति के माध्यम से राज्य नागरिक समाज के बाहर एक अलग इकाई बन गया है, लेकिन ये संगठन के उस रूप से अधिक कुछ नहीं है जिसे पूंजीपति अपनी संपत्ति और हितों की पारस्परिक गारंटी के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उद्देश्यों के लिए आवश्यक रूप से अपनाते हैं। राज्य की स्वतंत्रता आजकल केवल उन देशों में पाई जाती है जहां संपत्तियां अभी तक पूरी तरह से वर्गों में विकसित नहीं हुई हैं, जहां संपत्तियां, जिन्हें अधिक उन्नत देशों में समाप्त कर दिया गया है, अभी भी एक भूमिका निभाती हैं, और जहां एक मिश्रण मौजूद है, देश यानी जिसमें आबादी का कोई भी हिस्सा दूसरों पर प्रभुत्व हासिल नहीं कर सकता। यह विशेष रूप से जर्मनी में मामला है। आधुनिक राज्य का सबसे सही उदाहरण उत्तरी अमेरिका है। आधुनिक फ्रांसीसी, अंग्रेजी और अमेरिकी लेखक सभी यह राय व्यक्त करते हैं कि राज्य केवल निजी संपत्ति के लिए मौजूद है, इसलिए ये तथ्य सामान्य व्यक्ति की चेतना में घुस गया है। चूंकि राज्य वह रूप है जिसमें शासक वर्ग के व्यक्ति अपने साझा हितों का दावा करते हैं और जिसमें एक युग का पूरा नागरिक समाज समाहित होता है,
इसलिए यह माना जाता है कि राज्य सभी साझा संस्थाओं के निर्माण में मध्यस्थता करता है और संस्थाओं को एक राजनीतिक रूप प्राप्त होता है। इसलिए ये भ्रम होता है कि कानून इच्छा पर आधारित है और वास्तव में इच्छा पर आधारित है, जो अपने वास्तविक आधार स्वतंत्र इच्छा से अलग है। इसी तरह न्याय भी बदले में वास्तविक कानूनों तक सीमित हो जाता है। नागरिक कानून प्राकृतिक समुदाय के विघटन से निजी संपत्ति के साथ साथ विकसित होता है। रोमनों के साथ निजी संपत्ति और नागरिक कानून के विकास का कोई और औद्योगिक और वाणिज्यिक परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि उनके उत्पादन का पूरा तरीका नहीं बदला। सूदखोरी आधुनिक लोगों के साथ, जहां उद्योग और व्यापार द्वारा सामंती समुदाय विघटित हो गया था, निजी संपत्ति और नागरिक कानून के उदय के साथ एक नया चरण शुरू हुआ जो आगे विकास करने में सक्षम था। मध्य युग में व्यापक समुद्री व्यापार करने वाले सबसे पहले शहर अमाल्फी ने भी समुद्री कानून विकसित किया। जैसे ही उद्योग और व्यापार ने निजी संपत्ति को और विकसित किया, पहले इटली में और बाद में अन्य देशों में, अत्यधिक विकसित रोमन नागरिक कानून को तुरंत फिर से अपनाया गया और अधिकार में लाया गया। जब बाद में पूंजीपति वर्ग ने इतनी शक्ति हासिल कर ली कि राजकुमारों ने पूंजीपति वर्ग के माध्यम से सामंती कुलीनता को उखाड़ फेंकने के लिए उसके हितों को अपना लिया, तो सभी देशों में 16वीं शताब्दी में फ्रांस में कानून का वास्तविक विकास शुरू हुआ, जो इंग्लैंड को छोड़कर सभी देशों में रोमन कोडेक्स के आधार पर आगे बढ़ा। इंग्लैंड में भी नागरिक कानून, विशेष रूप से चल संपत्ति के मामले में, के विकास को आगे बढ़ाने के लिए रोमन कानूनी सिद्धांतों को पेश किया जाना था। यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून का धर्म जितना ही स्वतंत्र इतिहास है, नागरिक कानून में मौजूदा संपत्ति संबंधों को सामान्य इच्छा का परिणाम घोषित किया जाता है। जूस यूटेंडी एट अबुटेंडी खुद एक तरफ इस तथ्य पर जोर देता है कि निजी संपत्ति समुदाय से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई है, और दूसरी तरफ ये भ्रम है कि निजी संपत्ति खुद पूरी तरह से निजी इच्छा, वस्तु के मनमाने निपटान पर आधारित है। व्यवहार में अबुटेंडी में निजी संपत्ति के मालिक के लिए बहुत ही निश्चित आर्थिक सीमाएं हैं। अगर वह नहीं चाहता कि उसकी संपत्ति और इसलिए उसका जूस अबुटेंडी दूसरे हाथों में जाए, क्योंकि वास्तव में वस्तु, जिसे केवल उसकी इच्छा के संदर्भ में माना जाता है, वह बिल्कुल भी वस्तु नहीं है, बल्कि केवल एक वस्तु बन जाती है। संपर्क में सच्ची संपत्ति और कानून से स्वतंत्र एक संबंध, जिसे दार्शनिक एक विचार कहते हैं। ये न्यायिक भ्रम, जो कानून को केवल इच्छा तक सीमित कर देता है, अनिवार्य रूप से संपत्ति संबंधों के आगे के विकास में इस स्थिति की ओर ले जाता है कि किसी व्यक्ति के पास वास्तव में वस्तु के बिना भी किसी वस्तु पर कानूनी अधिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रतिस्पर्धा के कारण जमीन के एक टुकड़े से होने वाली आय खत्म हो जाती है, तो मालिक के पास निश्चित रूप से जूस यूटेंडी एट अबुटेंडी के साथ उस पर उसका कानूनी हक होता है, लेकिन वह इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। एक भूस्वामी के रूप में उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर इसके अलावा उसके पास अपनी जमीन पर खेती करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। न्यायविदों का ये भ्रम इस तथ्य की भी व्याख्या करता है कि उनके लिए, जैसा कि हर संहिता के लिए होता है, ये पूरी तरह से सौभाग्य की बात है कि व्यक्ति आपस में संबंध बनाते हैं, जैसे अनुबंध। ये बताता है कि वे क्यों मानते हैं कि इन संबंधों को इच्छानुसार बनाया या नहीं बनाया जा सकता है, और उनकी सामग्री पूरी तरह से अनुबंध करने वाले पक्षों की व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती है। जब भी उद्योग और वाणिज्य के विकास के माध्यम से संबंध के नए रूप विकसित हुए हैं, जैसे बीमा कंपनियां आदि, कानून हमेशा उन्हें संपत्ति अर्जित करने के तरीकों में शामिल करने के लिए बाध्य हुआ है। मार्क्स द्वारा लिखित नोट्स आगे विस्तार के लिए अभिप्रेत 0.12। सामाजिक चेतना के रूप, विज्ञान पर श्रम विभाजन का प्रभाव, राज्य, कानून, नैतिकता आदि के संबंध में दमन की भूमिका। ये ठीक इसलिए है क्योंकि पूंजीपति वर्ग एक वर्ग के रूप में शासन करता है, इसलिए कानून में उसे स्वयं को एक सामान्य अभिव्यक्ति देनी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान और इतिहास, राजनीति, कानून, विज्ञान आदि का, कला, धर्म आदि का कोई इतिहास नहीं है। मार्क्स द्वारा टिप्पणी, प्राचीन राज्य, सामंतवाद और निरंकुश राजतंत्र में जिस समुदाय की कल्पना की गई है, उसके साथ विशेष रूप से धार्मिक अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। विचारक सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों कर देते हैं? धर्मगुरु, न्यायविद, राजनीतिज्ञ। न्यायविद, राजनीतिज्ञ, सामान्यतः राजनेता, नैतिकतावादी, धर्मगुरु। एक वर्ग के भीतर इस वैचारिक उपविभाजन के लिए एक श्रम विभाजन के कारण व्यवसाय एक स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण करता है। हर कोई अपने शिल्प को सच्चा मानता है। शिल्प की प्रकृति के कारण उनके शिल्प और वास्तविकता के बीच संबंध के बारे में भ्रम उनके द्वारा पोषित होने की अधिक संभावना है। चेतना में, न्यायशास्त्र, राजनीति आदि में संबंध अवधारणाएं बन जाते हैं, चूंकि वे इन संबंधों से परे नहीं जाते हैं, इसलिए संबंधों की अवधारणाएं भी उनके दिमाग में निश्चित अवधारणाएं बन जाती हैं।
उदाहरण के लिए, न्यायाधीश संहिता लागू करता है, इसलिए वह कानून को वास्तविक, सक्रिय प्रेरक शक्ति मानता है। उनके सामान के लिए सम्मान, क्योंकि उनका शिल्प सामान्य मामलों से संबंधित है। कानून का विचार, राज्य का विचार, सामान्य चेतना में मामला उलट पुलट हो जाता है। धर्म वस्तुतः विद्यमान शक्तियों से उत्पन्न पारलौकिक चेतना है। यह अधिक लोकप्रिय है। कानून, धर्म आदि के संबंध में परंपरा। व्यक्ति हमेशा से ही अपने आप से आगे बढ़ते आए हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। उनके संबंध ही उनकी वास्तविक जीवन प्रक्रिया के संबंध हैं। ऐसा कैसे होता है कि उनके संबंध उनसे अलग स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर लेते हैं और उनके अपने जीवन की शक्तियां उनसे श्रेष्ठतर हो जाती हैं? संक्षेप में, श्रम विभाजन, जिसका स्तर किसी विशेष समय पर उत्पादक शक्ति के विकास पर निर्भर करता है। जमीन जायदाद, सामुदायिक संपत्ति, सामंती, आधुनिक संपदा संपत्ति, विनिर्माण संपत्ति, औद्योगिक पूंजी।